हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीफिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं। और जो ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आर्टिकल छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, आज के न्यूज़पेपर में। ए बैलेंस डाइट के नाम नाम से द आइडियाज़ पेज पे इसको लिखा है अशोक गुलाटी जी ने। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ से। और जो इश्यूज है लाइक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हैं, जो मल न्यूट्रिशनल की प्रॉब्लम है इंडिया में, उसको इन्होंने डिस्कस किया है। एमएसपी और एफआरपी पे इन्होंने कहा है। कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उस पे उन्होंने जोर दिया है। और पॉपुलेशन प्रोजेक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो किस तरीके से ये इशू आ सकता है आने वाले कुछ सालों में। ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे, फूड स्कैरसिटी और स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से कवर किए हैं। तो मैं रिकमेंड भी करूँगा दोस्तों, अगर आप लोग न्यूज़पेपर रीडर हो तो एक बार आप ज़रूर इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ें। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा यहाँ से समझने के लिए ओवरऑल क्या चल रहा है। जिस तरीके से अभी हमारी कंट्री में ये ये जो फार्मर का आपका इशू चल रहा है ना, जिस तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ी हुई है, काफ़ी सोचने का विषय है। कि ये रेपल नहीं हो रही हैं। 8 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन नहीं दिखाई है, बट अभी तक हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिला है। और फार्मर जो हैं लगातार अपनी मांग को रखे हुए हैं। सो ये थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है, तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आओ देखते हैं इस आर्टिकल को आगे क्या है इसमें, राइट। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर मैंने लगाई है, स्क्रीनशॉट है ये, मैंने गूगल से लिया है। कि एज ऑफ नाउ 2019 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। 136.64 करोड़ की पॉपुलेशन है। जिस तरीके से आप देख सकते हो पॉपुलेशन की ग्रोथ 2000 2010 एंड ऑल, अब 2019 में ये है। तो पॉपुलेशन देख सकते हो किस तरीके से तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो ये दिखाने का इंडिकेशन ये है, आगे आपको ये चीज़ समझ में आएगी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, या ऑथर ने ऐसा क्यों किया है प्रोजेक्शन। क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे लैंड में है, जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हम एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। और वो काफ़ी हमारे पास लिमिटेड है। अगर देखा जाए, जो हमारे पास लैंड थी 2010 एंड 2011 में, टोटल जो लैंड था 159.5 मिलियन हेक्टेयर्स था। और जो कि ये रिड्यूस हो गया है, 157 मिलियन हेक्टेयर हो गया 2015 और 16 में। तो ये चीज़ें जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ये तो काफ़ी चिंता का विषय है कि किस तरीके से हमें टैकल करना है फूड स्कैरसिटी एंड मल न्यूट्रिशनल और नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे अपना प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करें, सारी चीज़ें। और अगर एक और छोटी सी और इंसाइट देना चाहूँगा दोस्तों, जो हमारा टोटल लैंड एरिया है उसमें से जो 86% फार्मर्स हैं हमारे, जिनके पास टोटल जो अ, अ, जो टोटल लैंड है लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। 86 फार्मर, आप ऐसे देख सकते हो कि जो
टोटल फार्मर की पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में 14.6 करोड़ है। क्योंकि आपको पता है हमारा इंडिया काफ़ी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, राइट। तो ये जो जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी फार्मर की, इसका 86% जो फार्मर है हमारे स्मॉल फार्मर हैं, उनके पास जो खेत हैं वो लेस देन 2 हेक्टेयर से भी कम है, राइट। और बाकी का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है लैंड एरिया, वो बिग फार्मर्स के पास है, आप ये समझ सकते हो। तो इसी से आप आंकड़ा लगा लो। और अगर देखें एवरेज जो लैंड 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 थी लोगों को के हाथों में, एवरेज जो स्मॉल बहुत ही स्मॉल फार्मर है उनके पास एवरेज जो लैंड था 1.2 हेक्टेयर से अब ये और भी घटता जा रहा है, 1.08 हेक्टेयर्स है। ये समझ ये चीज़ें आप समझ समझ सकते हो, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। और बाय बाय 2027 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब इतनी बढ़ जाएगी, ये समझ लो बाई 30 या 50 तक 30 तक हम चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप देखो यहाँ पे बाई 30 तक, यहाँ बाई 2030 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है चाइना को क्रॉस कर जाएगी, अकॉर्डिंग जो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। ये जो डेटा है, सोर्स ऑफ डेटा है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टर 2019 का है, और यूएन एंड अदर रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो चाइना की पॉपुलेशन है जिस तरीके से ग्रो हो रही थी, और अब ये नीचे जा रही है 2050 तक, और हमारी जो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है वो कैसे ग्रो हो रही है। तो ये थोड़ा कंसर्न का विषय है, सोचना चाहिए। इस पर देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। आगे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, रिपोर्ट सेज कंट्री एक्सपेक्टेड टू हैव 1.64 बिलियन inhabitants by 2050. चाइना विल हैव ओनली 1.4 बिलियन। आप इससे कंपेयर कर सकते हो चाइना के कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकती है इंडिया की 2050 तक, जो ये रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, राइट। तो दोस्तों, और आगे जो राइटर क्या कहते हैं, इंडिया इज critically falling has been the inability to protect its nature resources in domains स्पेशली वाटर एंड सॉइल। अगर देखो दोस्तों, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, सॉइल्स हैं, अगर यही सफिशिएंट नहीं है, यही हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम एग्रीकल्चर को ग्रो नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और इसमें क्या है, जो फोकस किया है कि जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है पंप आउट करने के लिए, जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसको पंप आउट करने के इस पे हाईली सब्सिडाइज है, और हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र हैं जो कि यूज किए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, स्कार्सिटी है हमारे लिए, खासकर जो ये वाटर है, ये दिन ब दिन कमी आ रही है। आपने कुछ साल पहले ऐसे न्यूज़ भी देखी थी, साउथ एरिया में हमारे चेन्नई एंड कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे वाटर की बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी। तो अभी भी ये चीज़ें आप देख लो, 2050 तक अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो ये समझ लो सप्लाई करना कितना मुश्किल हो सकता है सारी चीज़ें। और सबसे मेन बात जो है हाईलाइटेड है, जो प्रॉब्लम है, ये जो चीज़ें हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पंपिंग ग्राउंड वाटर एंड हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया आर डैमेजिंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड इट्स क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर रहा है, जो कि हमें एग्रीकल्चर और हमें ड्रिंकिंग वाटर
के लिए हम भी पंप आउट करते रहते हैं, राइट। तो ये रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, और ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि जो आने वाला हमारा फ्यूचर है कितना कितना स्केयर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आगे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इन स्टेट में, आप देख सकते हो पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था स्पेशली, तब से ये कुछ चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी इंट्रोड्यूस की गई थी, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी करनी है, और सब्सिडीज दी गई किसानों को ताकि वो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करें। तो अभी के लिए देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड है, स्कैर्सिटी नहीं है अभी फूड की। हमारे पास एक साल का सरप्लस रिजर्व भी होता है फूड ऑफ इंडिया के पास अकॉर्डिंग, और राइट। तो जो सरप्लस फूड्स भी होते हैं गवर्नमेंट एमएसपी पे परचेज भी करती है, और पीडीएस के थ्रू लोगों को बांट देती है, जो ज़रूरत की स्टेट है जहाँ पे कमी होती है फूड की। तो यहाँ पे आगे और क्या कहते हैं ऑथर, दिस कैन बी डन बाय स्विचिंग। ये जो इश्यूज है इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय स्विचिंग फ्रॉम द हाईली सब्सिडाइज इनपुट प्राइस पॉलिसी। जो पॉलिसी प्राइस है इनको, पॉलिसी प्राइस में पावर, वाटर, फर्टिलाइजर एंड एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और एफआरपी जो फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस है कि पॉलिसी फॉर पैडी, वीट एंड शुगर केन के लिए जो पॉलिसी है, तो इनको हम इनको स्विच कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। टू मोर इनकम सपोर्ट पॉलिसीज लिंक टू सेविंग वाटर। वाटर को कैसे सेव करना है, सॉइल को कैसे सेव करना है ना, और सॉइल की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, एयर क्वालिटी कैसे, है ना, क्योंकि प्रदूषण वगैरह भी आप लोग देखते हो बहुत ज़्यादा एनसीआर एरिया में, आप देख ही रहे हो काफ़ी टाइम से 3-4 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्वालिटी की। तो अभी आप यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एमएसपी क्या है और एफआरपी क्या है, राइट। एमएसपी जैसे आपको फुल फॉर्म पता ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये कुछ नहीं है, एक टर्म है जो कि द कमीशन, जो सीए यहाँ पे लिखा होगा मैंने, एक मिनट जस्ट, हाँ, जो कि जो कि सीए सीपी जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कंट्रोल करती है, और एक इंश्योरेंस देती है हमारे किसानों को कि अगर आपकी जो प्रोडक्शन है ना, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो और सरप्लस में है, और मार्केट में अगर उसकी प्राइस गिर रही है, तो जो सरकार है ना, तो वो एश्योर करती है कि जो मिनिमम प्राइस है हम इतना तो लेंगे ही, मिनिमम एक्स प्राइस इस पे तो हम ले ही लेंगे। तो किसानों को एक काफ़ी एश्योर रहता है। आपने काफ़ी ज़्यादा एमएसपी के बारे में सुना होगा नाउडेज, जो फार्मर जो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने राइट को लेके, सिंघू बॉर्डर एंड ऑल एनसीआर एरिया में के बॉर्डर पे एमएसपी के लिए। तो खासकर जो 3 बिल आए हैं उसमें एमएसपी का मेन इशू है, तो वो चाहते हैं कि रिपेल हो जाए। तो एमएसपी यही है कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एश्योर किया जाता है कि आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, और ये जो कैलकुलेट होती हैं, जो रेगुलेट की जाती हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसके थ्रू रेगुलेट की जाती है। और ये जो सीएससीपी है वो आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। इसको पहले ये ये जो इसका नाम पहले था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से, अब चेंज कर दिया गया, सीएसीपी कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। तो दोस्तों ये ये एमएसपी था, और इसकी कैलकुलेशन होती है एक फॉर्मूला है एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी प्राइसिंग कि कितनी एमएसपी रखनी चाहिए, कितना किसानों को एमएसपी देना चाहिए, जिसमें कुछ टर्म है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है, चेंजेस इन इनपुट प्राइस। मैं इन पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। सब्सिडी जो है
ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेस, जो मार्केट के प्राइसेस हैं उनमें क्या ट्रेंड है, डिमांड एंड सप्लाई पे है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी है, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, और इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है। इसके अकॉर्डिंग ये जो एमएसपी की प्राइस है वो निर्धारित की जाती है सीएसीपी के थ्रू। अब यहाँ पे एक टर्म है एफआरपी। एफआरपी जैसे कि आपने हाल ही में एक न्यूज़ भी देखा होगा, शुगर केन पे 10 रुपीज़ पर क्विंटल बढ़ाया भी गया था। और जो अभी की जो प्राइस है इस अभी की जो प्राइस है इसका 285 पर क्विंटल है, जो कि प्रीवियसली 2018, 2019 इवन 20 तक इसकी प्राइस थी 275 पर क्विंटल थी। बट अभी जो इसकी प्राइस है 285 हो गई है, 10 रुपीज़ बढ़ा भी दी गई है। तो राइटर यही कहना चाहता है कि इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से आपको मिनिमम प्राइस और एफआरपी को की जो पॉलिसी है फॉर पेडी, वीट एंड शुगर केन, तो इनको आपको देखना चाहिए टू मोर इनकम सपोर्ट पॉलिसी लिंक टू सेविंग वाटर, शुगर एंड क्वालिटी। बट पॉलिसी मेकिंग सो फॉर दिस फ्रंट हैज़ फेल्ड, वो फेल हो जाते हैं पॉलिसी मेकिंग में, रिजल्टिंग एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दीज 3 क्रॉप्स। आपको पता ही है दोस्तों, जब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोड्यूस करना होता है, तो उनकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। और एमएसपी पता ही है कि इन पे एमएसपी सरकार दे रही है करंटली। आपको बता दूं 23 ऐसे क्रॉप्स हैं जिस पे सरकार सब्सिडी दे रही है। तो उसमें क्या होता है कि अ, इससे क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है यहाँ से, राइट। एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है इन इन थ्री, खासकर इन 3 क्रॉप्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में। शुगर एंड व्हीट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट प्राइस हायर देन ग्लोबल प्राइस। और ये जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस की जा रही है, ग्लोबल जो प्राइसेज है, जो उसका प्रोडक्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा हायर प्राइस पे प्रोड्यूस की जा रही हैं, राइट। तो आप ये देख सकते हो, एंड दीज क्रॉप्स कांट बी एक्सपोर्ट अनलेस दे आर हैवली सब्सिडाइज। जब तक कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज नहीं मिलेगी, तब तक आप इनको आप बाहर हम सेल नहीं कर सकते बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हम सेल नहीं कर सकते शुगर को, क्योंकि जो कंपटीशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आपको एग्जांपल दूँ, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की, वो अपने किसानों पे बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी देती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्राइस लो कर देते हैं और हम वहाँ पे अपने शुगर को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं। तो ये राइटर का कहना है कि सब्सिडाइज करो ताकि किसानों को बेनिफिट भी हो और हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी कर पाए, क्योंकि इनकी एक्सेसिव प्रोडक्शन भी होती है। आगे हम देखते हैं क्या है, जस्ट ओके। Excessive stocks of wheat and rice with Food Corporation of India FCI are putting pressure on the agency's finances। तो इसकी ज़्यादा जो एक्सेसिव स्टॉक्स भी हैं हमारे पास, और वीट और राइस की, तो इससे होता क्या है दोस्तों, जब हमारे पास एक्सेसिव स्टॉक्स होगी तो उसको उसकी रख रखाव में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों को देखती है, इसकी स्टॉक्स एंड ऑल को, एजेंसी को फिनांस में खर्चा आता है। राइस रिमेन्स ग्लोबली कम्पिटिटिव। राइस हमेशा ग्लोबली कम्पिटिटिव है, मार्केट में हम इनको सेल नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सब्सिडीज़ देती हैं अपने फार्मर को। बट इट शुड बी remember that in exporting rice we are also exporting massive amount of precious water। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है दोस्तों, कि जो राइस है हम कल्टीवेशन तो कर रहे हैं बट हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम बहुत ही ज़्यादा राइस कल्टीवेट करते हैं तो ये समझ लो हम बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर को भी पंप कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो ये समझ लो हम जो हमारे देश का पानी है, हमारी कंट्री में जो भी ग्राउंड वाटर है, हम उसको भी एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी को पंप आउट करते हैं। ऑलमोस्ट
25 to 30 बिलियन क्यूबिक मेट्रिक एनुअली पंप आउट होता है पानी राइस को प्रोड्यूस करने। दिस इज द वाटर दैट इज पंप आउट फॉर राइस कल्टीवेशन, जो कि मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ। एनेबल्ड बाय सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, जो कि सब्सिडाइज है पावर सप्लाई में के लिए इलेक्ट्रिक जो फ्री कर दी जाती है, उससे फार्मर जो है फ्री बिजली की वजह से बहुत ही और ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी वाटर को भी पंप आउट कर लेते हैं राइस को कल्टीवेट करने के लिए। ऑल दीज आर साइन ऑफ सब ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसीज। तो ये आप साइन बता रहे हैं, ये चीज़ें समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है, इशू एक आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है अभी। तो और देखा जाए जो पोल्ट्री है, फिशरी है, डेयरी है एंड इवन हॉर्टिकल्चर है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है हॉर्टिकल्चर, फॉर विच देयर इज़ नो एमएसपी। इन पे रिकमेंड कर रहा है ऑथर कि इन पे भी एमएसपी होनी चाहिए, और इन पे कोई एमएसपी नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट कोई एमएसपी नहीं दे रही है, जबकि ये प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं अगर देखा जाए इन कंपेरिजन। तो यहाँ पे आगे मैं बता रहा हूँ, आर ग्रोइंग मच फास्टर 3 to 5 टाइम्स, इनसे 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है। और देन सीरियल्स और शुगर केन, इन सबसे ज़्यादा, जो कि शुगर केन और ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। शुगर केन पे 10 रुपीज़ बढ़ा भी दी गया है, सब्सिडीज़ बढ़ा दी गई, और इन पे तो कोई सब्सिडीज़ भी नहीं है, देख सकते हो दोस्तों। It may be noted that in 2018 and 19, the value of livestock fishery was almost 40% of gross value of agriculture output। जो अभी तक जितना भी हम एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते हैं, उसका 40% जो ग्रॉस वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू, उसका 40% इनका है, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का, जो कि रिकमेंड करें इन पे भी सरकार को एमएसपी देनी चाहिए, जिससे कि हम इसको भी एक्सपोर्ट कर सकें और अपने देश की रेवेन्यू बना सकते हैं। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसके लिए आपको वाटर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, और कम लैंड भी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इनको प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो इस पे हमें थोड़ा सा सरकार को भी जोर देना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाया जाए। हॉर्टिकल्चर अकाउंटेंट फॉर अनदर 21%। सी अब फिगर जो अभी मैंने दिया आपको, ओवरऑल द टोटल वैल्यू ऑफ परचेज बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज एट एमएसपी ऑफ पैडी, wheat, pulses, oilseed and cotton was just about 6% of the value of the total agriculture allied sector। तो यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये आप हम ये देखते हैं। करंटली एमएसपी फॉर 20, मैं आपको बता दूं, ये जो एमएसपी है अभी के लिए हम 23 क्रॉप्स पे दे रहे हैं, जो अर्लियर अभी मैं बता भी रहा था आपको, बाई CACP, राइट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के थ्रू ये रिकमेंड किया गया है गवर्नमेंट को, यहाँ पे मिनिस्ट्री को, कि इन 23 के जो क्रॉप्स हैं इन पे एमएसपी दिया जाना चाहिए, जिसमें से 7 सीरियल्स क्रॉप्स हैं, पैडी, वीट, मेज, sorghum, पर्ल, मिलेट, बार्ले एंड रागी, और 5 पल्सेज हैं, जिसमें ग्राम है, तूर है, मूंग है, उड़द दाल है, लेंटिल्स हैं बाकी, और जो 7 ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंडनट है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, सीसम है, सनफ्लावर है, स्टार फ्लावर और नाइजर सीड भी है। एंड 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो कि जिस पे एमएसपी दी जानी है, कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये याद रखना है कि कितने 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 क्रॉप्स पे हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ये देख सकते हो, राइट। तो जिसमें
जैसे मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं इसको। ये आपके लिए मैंने क्विज रखा है दोस्तों। इससे आपको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करोगे, गूगल का की मदद ले सकते हो। तो आपको ये चीज़ बताना है, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके अंतर्गत ये आता है, राइट। आगे देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन था। आगे इशू क्या है कि जो हमारी इन द मार्केट सेगमेंट ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ एग्री कल्चर जो कमोडिटीज़ हैं, आवर कॉस्ट रिमेन हाई कंपेयर टू सेवरल अदर डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे मैं अभी अमेरिका का आपको एग्जांपल दे रहा था, उनके कंपैरिजन में जो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी हायर होती हैं इन कंपैरिजन। वो उसके रीजन जो है ये आप देख सकते हो। हमारे पास पुअर लॉजिस्टिक्स है, लो इन्वेस्टमेंट है इन सप्लाई लाइन में, और हाई मार्जिन ऑफ इंटरमीडिएट्स में है। जो इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट्स हैं, जब फाइनल गुड्स बन के आते हैं उनके में बहुत ज़्यादा मार्जिन होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। दिस सेगमेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर रिफॉर्म फॉर डिकेस। ये दशकों से रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं इस सेगमेंट के लिए, स्पेशली विद द रिस्पेक्ट टू ब्रिंगिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एग्री मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग के लिए आवाज़ उठाई जा रही है गवर्नमेंट। एंड लोअरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए कहा जा रहा है। इट इज़ स्टिल टॉल चैलेंज, काफ़ी बड़ा चैलेंज है बिफोर अस, हमारे लिए, है ना। काफ़ी बड़ा चैलेंज है ये भी। लेट अस नाउ लुक एट मैटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंजम्पशन। अब ये प्रोडक्शन की बात हो रही थी दोस्तों। जैसे मैंने शुरू में ही बताया, हमारे पास रिसोर्सेज जो है बहुत ही लिमिटेड है, लैंड एंड ऑल इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही लिमिटेड है। तो कंजप्शन हमारा बढ़ जाएगा आने वाले सालों में, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। तो जो बेसिक हंगर हैज़ बीन मोर और लेस कंकर्ड, बहुत ही कम। बट द बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे पास आने वाला नेक्स्ट 10 ईयर इज़ दैट इज़ मल न्यूट्रिशन। तो जब हमारी पॉपुलेशन, सिंपल सी बात है, जब हमारी पॉपुलेशन अभी इतनी है और ग्रो हो जाएगी, राइट, जैसे कि कुछ नंबर्स मैंने दिए थे, तो उसमें क्या होगा कि कहीं कहीं कभी बहुत ऐसा एरिया होगा, लोगों का सेक्शन होगा जिनको फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी। एक बैलेंस डाइट होना बहुत ही अति आवश्यक है अ, हमारे लिए, जो कि हमें मिलना चाहिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें आगे काम करने के लिए। तो इसकी प्रॉब्लम आने वाली है 10 साल में, तो इसको कैसे टैकल करना है ये चीज़ देखनी है। आगे हम इसको देखते हैं स्पेशली। और जी ये जो प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि हमारी कंट्री में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और जब आगे भी ग्रोथ होगी तो बच्चे ज़्यादा होंगे और उनमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा मल न्यूट्रिशन का। और वुमेन में भी अगर देखें तो इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है, जैसे कि वुमेन की एजुकेशन पे भी इफेक्ट डालेगा, इम्यूनाइजेशन पे, सैनिटेशन पे, टू न्यूट्रिशन फूड पे, ऑल हैव टू बी एड्रेस ऑन अ वॉर फुटिंग। इसमें इतनी बड़ी फैमिली होगी, इतने ज़्यादा लोग होंगे, किसको फूड देना है, किसको नहीं देना, जिसमें वुमेन हैं जिनको हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट चाहिए होगी, न्यूट्रिशनल फूड चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन भी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी आने वाली है, इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड की। तो अगर देखा जाए द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू PDS, जो PDS शॉप्स होती हैं हमारी, जिससे हम फूड बांटते हैं, दैट रिलाइज ऑन राइस ऑन व्हीट, उसमें सिर्फ राइस और व्हीट बांटा जाता है इसमें, और जो न्यूट्रिशनल कमोडिटीज़ हैं वो हम नहीं दे पा रहे हैं अभी भी। टू मोर देन 90% सब्सिडी, क्योंकि जो 90% ऑफ जो सब्सिडीज़ हैं इन्हीं क्रॉप्स पे हैं। तो इसीलिए जो क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन है
इसकी जो पॉलिसी है इसको लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट जो है एमएसपी अदर और क्रॉप पे देगी ज़्यादा, तो और लोग प्रोडक्शन भी वैसे होगा और लोगों को अ, ये जो फूड है, न्यूट्रिशनल फूड है, वो भी मिलेगा सफिशिएंट तरीके से। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे इट इज़ ऑलरेडी ब्लोइंग अप द फाइनेंसेस ऑफ एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है। अगर देखा जाए हुज बोरोइंग हैव टच, इन्होंने 3 लाख करोड़ के आसपास की बोरोइंग ले चुकी है गवर्नमेंट से, राइट। फाइनेंशियल हेल्प उनको मिल चुकी है, थ्री बोरोइंग है, कर्ज है अगर देखा जाए, क्योंकि वो एफसीआई ही प्रोक्योरमेंट करती है किसानों से जो भी हम उगाते हैं सारी चीज़ें। इनका रख रखाव, लॉजिस्टिक, इन सब की पुअर होने की वजह से कभी कभी हमारी फसल सड़ जाती है और हम दे नहीं पाते, इतना ज़्यादा भी फूड हो गया है और ये चीज़ आगे हमारे लिए चैलेंज भी है। यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो सोर्स ऑफ फैक्ट है वो चाइल्ड राइट एंड यू से है, क्राई से मैंने लिया है आपको बताने के लिए, क्योंकि फैक्ट जानना हमें ज़रूरी है दोस्तों। इंडिया अभी का जो करंट है इशू वो है, अब इसके बेस पे आप फ्यूचर आप समझ सकते हो। इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल न्यूट्रिश चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। 1 in out of every 3 children आर malnourished, मतलब 3 में से 1 चिल्ड्रन जो है malnourished होता है। among the among the 472 million children जो 2011 के सेंसस के हिसाब से, वोपिंग 97 मिलियन आर एनामिक प्रॉब्लम से हैं और अंडर नरिश्ड हैं। इसमें से जो बच्चे हैं 4 चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं 5 साल से या उससे छोटे हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली एक्चुअली जो है 38.7, अगर आप 40% क्लोजली अगर देखें तो आर बिलो नॉर्मल हाइट फॉर द एज, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनकी नॉर्मल हाइट है, जो नॉर्मल हाइट होनी चाहिए वो हाइट नहीं है, उससे कम है। 19.87% आर अंडर वेट हैं अपने एंड शॉर्ट हैं, एंड 42.4% आर अंडर वेट हैं। इसमें से ये जो पॉपुलेशन, इसमें से आप देख सकते हो मिलियन चिल्ड्रन। तो एक क्राई की ये रिपोर्ट है, इन्होंने ये भी पब्लिश किया है अपनी रिपोर्ट में। 19.8 मिलियन चिल्ड्रन बिलो एज 6 इन इंडिया आर अंडर नरिश्ड। ये 2015 का डेटा है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आगे आने वाली जो पॉपुलेशन है कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम सस्टेनेबली ग्रो नहीं किया, और अदर जो एरिया है उनको हमने टच नहीं किया, लाइक पोल्ट्री एंड ऑल, उन पे हमने ध्यान नहीं दिया। आगे देखा जाए द फिनेंस मिनिस्टर, ये कहा गया है, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के लिए, कि जो फिनेंस मिनिस्टर हैं अगर वो ऑनेस्ट जॉब करती हैं, इसके लिए देखती हैं, इफ़ सी पुट्स द फुल फूड सब्सिडी, अगर वो फुल फूड की सब्सिडी देती हैं बिल इन द सेंट्रल बजट, जो सेंट्रल बजट आपको पता है अब आने वाले, ये जो आने वाला टाइम है, अब ये काउंटडाउन चल रहा है फाइनेंशियल टाइम, बजट प्रिपेयर की जा रही है, फरवरी में ही इसका बजट आ जाएगा जैसे आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उन्हीं पे वो दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन है। अगर द फाइनेंस मिनिस्टर विल डू एन ऑनेस्ट जॉब इफ सी पुट द फुल फूड सब्सिडी बिल इन द सेंट्रल बजट रेदर देन पुटिंग इट अंडर द कारपेट ऑफ एफसीआई बोरोइंग, मतलब जो कि बजट है वो सेंट्रल बजट में रखना चाहिए फूड सब्सिडी के लिए, और ना कि जो एफसीआई की बोरोइंग है उसके अंडर रख के। तो बजट को किस तरीके से मैनेज करना है ये भी हमें देखना है, किस तरीके से हमारे फिनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं इसके लिए, फूड के लिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली बेनिफिशरीज ऑफ सब्सिडीज, जो जिनको सब्सिडीज मिलती है, जो बेनिफिशरी हैं राइस एंड व्हीट, नीड टू बी गिवन ए चॉइस आउट फॉर कैश इक्विवेलेंट टू एमएसपी, जो एमएसपी दी जाती है ना, तो उसमें उनको चॉइस दी जानी चाहिए कि उनको उसके इक्विवेलेंट कैश मिलना चाहिए क्या, या
प्लस 25% और देना चाहिए, कि उनको कैश देना चाहिए, कि उनकी रिकमेंडेशन है कि उनको कैश दे, है ना। जो कि राइस और व्हीट के जो प्रोडक्ट हैं, आप ऐसे देख सकते हो। द फूड कॉरपोरेशन इंडिया एड्स अबाउट 40% कॉस्ट ओवर द एमएसपी वाइल प्रोक्योरिंग। वो ये बोल रहे हैं कि जब हम प्रोक्योर करते हैं, जो सरप्लस कमोडिटीज़ होती हैं जो हम उगाते हैं, है ना, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस पे प्रोक्योरमेंट में 40% कॉस्ट आ जाती है। उसमें स्टोरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, फूड में, जो हम पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग स्टेट में जहाँ पे ज़रूरत होती है फूड की, कॉस्टिंग काफ़ी हाई है। दिस कैश ऑप्शन विल सेव मनी टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑल्सो लीड टू सप्लाईज ऑफ मोर डाइवर्सिफाइड एंड न्यूट्रिशियस फूड टू द बेनिफिशरीज। जो बेनिफिशरीज हैं उनको न्यूट्रिशन फूड मिलेगा, बच्चों को, वुमेन है जिनको हम एम्पावर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, और कैश भी मिलेगा इंस्टीड ऑफ लोन देने के। और लास्ट में वो ऐड करते हैं, ऑल दिस वुड मीन सेटिंग एग्री फूड पॉलिसीज। जो फूड की एग्रीकल्चर की फूड की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ऐसे रखना चाहिए, और डिमांड ड्रिवन अप्रोच रखनी है हमें, और प्रोटेक्ट करना है हमें बायोडाइवर्सिटी को, बैलेंस करके चलना है, एक्सेसिव वाटर पंपिंग नहीं करनी है, सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए, एंड इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। और जो इफ़िशियंसी है प्रोडक्शन में और मार्केटिंग पे भी हमें ध्यान देना, ताकि हम जो सरप्लस फूड हैं हम उनको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ कम्युनिटीज़, एंड गिविंग कंज्यूमर मोर चॉइस फॉर न्यूट्रिशियस फूड। और हम जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड की, जब एमएसपी बहुत ज़्यादा अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर होगा हमारे देश का, सिर्फ वीट एंड राइस ही ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होगा, शुगर केन, तो अदर भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, जिससे क्या होगा, हम लोगों को न्यूट्रिशस न्यूट्रियस फूड दे पाएंगे, बच्चों को भी मलनरिश नहीं रहेंगे, वुमेन भी नहीं रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी। तो और अफोर्डेबल प्राइस भी होना चाहिए। जब हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, तो आप देख सकते हो कॉस्ट कटिंग का मतलब ये है, जब हम मार्केटिंग करते हैं, जब प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ से प्रोक्योरमेंट करते हैं, बीच में रख रखाव एंड ऑल से बहुत ही ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ता है मार्केट में आते आते। कमोडिटीज़ जो भी प्रोडक्ट है उनकी फाइनल जो प्रोडक्ट है राइस एंड ऑल जो भी कंज्यूम करना है हमें, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो हम जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं, जो भी फूड हैं, आज भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत हाई होती हैं। अगर आप देखें एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट के, एप्पल एंड ऑल काफ़ी हाई हो जाते हैं समटाइम। आपके टोमेटो एंड ऑल हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के टोमेटो भी काफ़ी हाई होते हैं। तो ये चीज़ें हमें कंट्रोल रखनी है। तो आ, आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा था, बट दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, जो मुझे लगा कि कवर करना चाहिए और आप सबको बताना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ अमंग विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। और मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।